ये है फॉरेन वाला पेपर 2016। 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम इसमें से कर रहे हैं, सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट बोर postulate of hydrogen atom that gives the relationship for the frequency of emitted photon in a transition। पहले हम इस पार्ट का आंसर देख लें। Bohr third postulate, an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states. The frequency of the emitted photon is given by h nu equal to EI minus EF। इतनी बात हमें लिखनी पड़ेगी फर्स्ट पार्ट के लिए, उसके लिए मिलेगा 1 नंबर, यानी ये थर्ड पॉस्टुलेट। सेकेंड पार्ट, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट इन एन एटम। तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में जंप करता है। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी एमिटेड बाय द एटम। तो किस किस तरह से जा सकता है, टू विच सीरीज दीज लाइंस कोरिस्पॉन्ड, और किस सीरीज को ये लाइंस बिलोंग करेंगी। उसका जवाब देने के लिए हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी एमिटेड, 4 to 1 डायरेक्टली, 4 से 3 में आने के बाद 3 to 1, देन 2 में आने के बाद 2 to 1। अगर 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगा, 4 से 2, 3 से 2 बामर सीरीज को बिलोंग करेगा, और 4 से 3 अगर जाता है तो पाश्चन सीरीज को बिलोंग करेगा। अवार्ड दिस हाफ मार्क इफ स्टूडेंट आइडेंटिफाइज एनी वन ऑफ द 3 सीरीज करेक्टली। इन तीनों में से किसी एक को आइडेंटिफाई करने पर आधा नंबर मिलेगा, और पूरे तीनों को आइडेंटिफाई करने पर 1 नंबर मिलेगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, यूज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस टू राइट द रिलेशन फॉर द nth रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पूछने का तरीका बदल गया है, रिलेशन वही पुराना वाला, बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से प्रूव करना। तो हम जानते हैं वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय डी ब्रोगली रिलेशन लैम्डा इक्वल टू h by p, h upon mv। Only those waves survive which form standing waves for electron moving in nth circular orbit of radius rn। हम लिख सकते हैं 2 pi rn equal to n lambda, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 होंगी, और 2 pi rn equal to lambda की वैल्यू ऊपर से रख दी nh upon mv, और यहां से हमें मिल जाता है rn equal to nh upon 2 pi mvn। और यहां एक्सप्रेशन हमको जो चाहिए था वो चाहिए था nth रेडियस, nth ऑर्बिट का रेडियस लिखने के लिए। तो nth ऑर्बिट का रेडियस का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हमें मिलेगा rn इक्वल टू nh अपॉन 2 pi mv। v सब्सक्रिप्ट है यानी nवे ऑर्बिट में वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, a device X used in communication system can convert one form of energy into another। Name the device X। कम्युनिकेशन सिस्टम से पूछा गया है, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन को ये मैच कर रहा है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए रिपीटर इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। अलग से फिर रिपीटर का फंक्शन भी पूछा है। पूछने का तरीका बदल गया है, बाकी कई बार पूछा जा चुका है। X is a transducer, a repeater is a combination of receiver and transmitter। Actually amplifier भी इनबिल्ट होता है। Repeater picks up the signal from the transmitter, amplifies and retransmit it to receiver, sometimes with a change in carrier frequency जिससे कि overlapping ना हो। Repeaters are used to extend, increase the range of communication system। Question number 8, the wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron have the same value। Show that energy of photon is 2 lambda mc upon h times the kinetic energy of electron, where m, c and h have their usual meaning। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो थोड़ी सी आपको जुगाड़बाजी यहाँ पे करनी होगी इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, डिफरेंट फॉर्मूले को कंबाइन करके। देखिए कैसे होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू एस सी बाय लैम्डा, h बाय लैम्डा इक्वल टू e बाय c, रीअरेंज किया। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होता है h बाय p, काइनेटिक एनर्जी k होती है p स्क्वायर बाय 2m, तो उसको p से रिलेट करके हम यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। p की जगह लिख सकते हैं h बाय लैम्डा, तो आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। इसको ब्रेक करके रीअरेंज करेंगे
h बाय लैम्डा की जगह e बाय c लिख सकते हैं। एक्चुअल में कुल मिलाकर इस फॉर्मेट का एक्सप्रेशन हमको निकालना है, इक्वल टू 2 mc लैम्डा ऑफ k बाई h। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूले के साथ खेलना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ये सवाल बार बार पूछा गया है। Does the intensity of polarized light emitted by a Polaroid depends on its orientation? Explain briefly. तो पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। If the direction of vibration of electric field vector or plane of vibration of electric field vector does not change with time, अगर वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, then light is polarized. Whereas if the direction of vibration of electric field vector or plane of vibration of electric field vector changes randomly, अगर वो randomly change हो रहा है in very short intervals of time with time, तो हम बोलेंगे light is unpolarized। एक ऑप्शन और है, डायग्रामेटिकली आप दिखा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, polarized light। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर अनपोलराइज्ड लाइट। फिर जो पूछा था क्या ये डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पर, तो जवाब है यस, इट डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस दैट आर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस ऑफ पोलराइड आर एब्सॉर्ब, हेंस इंटेंसिटी चेंजेस। पर साथ में आपको समझना होगा कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट फर्स्ट टाइम किसी पोलराइड पर इंसिडेंट है और फिर उस पोलराइड को हम घुमा रहे हैं, तो निकलने वाली इंटेंसिटी हमेशा I0/2 होगी उसके हर ओरिएंटेशन के लिए। फिर वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, वो हमेशा I0/2 होगी, एक कंपोनेंट निकल जाएगा। यहां पर मेलस लॉ यूज किया है। अल्टरनेटिवली I = I0 cos square थीटा, थीटा है जो एंगल है बिटवीन वाइब्रेशंस इन लाइट एंड एक्सिस ऑफ पोलराइड शीट। तो अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये I0/4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का बचा हुआ हिस्सा है। द वाइब्रेशन इन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the axis of polarized sheet। तो एंगल आपको दिया हुआ है, what percentage of light is transmitted through the sheet। पहले हमने अमाउंट ऑफ लाइट निकाला I0/4, अब ये I0/4 जो है मेन लाइट जो I0 आ रही है उसका कितना परसेंट हुआ, तो जवाब है 25% हुआ। तो 25% ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10, एक डायग्राम हमें दिख रहा है। A metal rod of a square cross-sectional area capital A having length L has current I flowing through it when a potential difference of V volt is applied across its ends. Now the rod is cut parallel to its length into two identical pieces and joined as shown in figure. What potential difference must be maintained across the length 2L so that the current in the rod is still I? हम चाहते हैं अब भी करंट I फ्लो हो, इसको बीच में से काट दिया हमने लॉन्गिट्यूडनली और इस तरह से जोड़ा है। तो लॉजिकली हम कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, R1 ρL/A, R2 जब काट दिया गया रॉ लेंथ डबल हो गई 2L, एरिया हो गया आधा, तो रेजिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स R1। पहले जो करंट थी वो थी V/R1, सेकेंड टाइम में जो करंट है वो V2/R2। तुमसे पूछा है कि पोटेंशियल कितना लगाएं, सो अननोन इज V2, हम वी कैन फाइंड V2 इन टर्म्स ऑफ V, सो V2 = 4 टाइम्स V। क्योंकि रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया है तो वोल्टेज भी 4 गुना लगाना होगा, तब बात बनेगी।